क्वेश्चंस रखिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, अभी थोड़ी देर में करते हैं। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। अब आधे तो ये सोच रहे होंगे कि लीडर किसको बनाए। कोई भी एक जो राइफल का है वो पूछ सकता है क्वेश्चन। पिस्टल वाले से मुश्किल होगा, राइफल वाला समझ जो पाए हिंदी इंग्लिश खेला दोनों हुआ है, लैंग्वेज में। नेशनल खेला है 2-3 बार, उसको मालूम है जो मैडम ने बताया आज, तो वो उससे रिलेटेड पूछे ताकि सबको समझ आ जाए। वो और अपने क्वेश्चन हम लोग चैट बॉक्स में डालेंगे मैम, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या बोलिए? रिक्वेस्ट थी एक, 9 दिसंबर को स्पोर्ट्स क्लास की पीडीएफ नहीं शेयर करी अभी तक, तो प्लीज वो कर दीजिए। 9th वाली कौन सी, स्पोर्ट्स की? यस मैम। स्पोर्ट्स साइंस की? यस मैम। वो डाली है मैंने आज, देखिए 2-3 डाली है आपके ग्रुप में। एक्चुअली पता ही नहीं मैम, उस दिन ना ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई कुडंट अटेंड द कोई लेक्चर। बात नहीं, आई हैव पुट इट इन योर, देखिए ग्रुप में मैंने डाली है आज 2-3 और ओके मैम। स्पोर्ट्स साइंस की। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप उससे पढ़िए, देखिए, खोल के देखिए। ओके मैम, आई विल डू। थैंक यू मैम। उनके प्रिंट निकाल के रखिए अपने पास और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपका सेकंड को ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें स्पोर्ट्स साइंस भी होगा और शूटिंग का भी होगा। 100 मार्क्स का टेस्ट होगा वो। और अपना वही नंबर दीजिएगा जो व्हाट्सएप में आपने नंबर दिया है, उसी नंबर से आपको एग्जाम के लिए दिया जाएगा। 2 जनवरी को आपका एग्जाम होगा और आपका 4 जनवरी से फर्स्ट ग्रुप शुरू हो जाएगा। टाइमिंग क्या होती है मैम एग्जाम की? टाइम कितना होता है? मॉर्निंग वो आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा। अभी आपकी राइफल की क्लास हुई है, अब राइफल की क्लास हो रही है, फिर इसके बाद मंडे से आपकी शॉटगन की क्लासेस चलेंगी। और उससे पहले आपको टेक्निकल रूल राइफल के मनोज कुमार बताएंगे और टेक्निकल रूल पिस्टल के नरेश कुमार बताएंगे। तो साथ के साथ आपकी जो ये टेक्निकल की क्लासेस हो रही हैं, इसके रूल्स की क्लासेस भी देंगे हम। तो ध्यान से सुनिए, नोट करके रखिए और शांति से पहले समझिए। जल्दबाजी मत करिए और चिंता मत करिए कि मेरा ये रह गया वो रह गया। प्रैक्टिकल का फर्स्ट बैच कब से शुरू हो जाएगा? यू कैन स्टार्ट द सेशन। एक क्वेश्चन पूछेगा पहले मैम से। दीपाली, आर यू देयर? अभी दीपाली मैम आती है। हाँ है, हूँ मैं यही पर हूँ। या ओके दीपाली, नाउ यू कैन स्टार्ट द सेशन। मैं इनको एंटर करती रहूंगी। ओके। या दीपाली मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम वन बाय वन आप पूछ लीजिए, बाकी सारे प्लीज म्यूट पे रहिए क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। मैम मैं दुष्यंत, राइफल शूटर। मैम मुझे बैरल एक्सटेंशन के बारे में ये पूछना था कि बैरल एक्सटेंशन में कितना राउंड फायर करने के बाद में उसको क्लीन करना चाहिए? वैसे तो से आइडियली डेली आप जब, जैसे हम गन क्लीन करते हैं उसके बाद आप डेली, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू शूट डेली। ओके। सो अगर आप डेली 150-200 चला रहे हो तो इट्स बेटर एवरी डे यू नीड टू क्लीन, क्योंकि वो उसके अंदर वो जम जाता है ना पाउडर। मैम उससे क्या ग्रुप पे कोई फर्क पड़ता है या क्या होता है मैम अगर ऐसा ना करे? एक तो खराब होता है सबसे पहली बात, और उसके मुंह पे, मतलब बैरल के मुंह के यहाँ वो पाउडर जमा होता जाता है जी। सो वो क्लीन करना तो वैसे भी बनता है। यस मैम। ठीक है, वैसे अगर आप बहुत दिन नहीं भी करो तो वैसे ग्रुप पे कोई ग्रेट इफेक्ट नहीं होगा, बट वो गंदा ही रहेगा ना। ठीक है, ओके मैम, बस यही पता है। हाँ, और खराब भी हो जाएगा। प्लीज मैम, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ दिल्ली से। मैम एयर राइफल को भी सेम ऐसे ही साफ कर लेना चाहिए क्या? या एयर राइफल जितनी फ्रिक्वेंटली हम .22 राइफल क्लीन करते हैं उतने फ्रिक्वेंटली एयर राइफल क्लीन करने की जरूरत नहीं होती।
और बेसिकली जैसे हम .22 राइफल क्लीन करते हैं वैसे नहीं करनी होती है। बेसिकली उसको ड्राई क्लॉथ से ही या एकदम जैसे अंदर बैरल के अंदर कुछ भी ना रहे, तो ड्राई क्लॉथ मतलब ऐसे होना चाहिए कि उसका कुछ भी थोड़ा सा थ्रेड भी अंदर रह जाएगा तो आपके लिए वो उस दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक तो हम बहुत रेयरली क्लीन करते हैं, जैसे बहुत सारे एक से मंथली वंस अगर आप एक पुल थ्रू लगाओ उसके अंदर, दैट इज इनफ, क्योंकि उसमें कोई गन पाउडर नहीं है, वो लेड है जो पूरा का पूरा बाहर निकलता है। वो बस वो फ्रिक्शन से जो लाइट पाउडर जो अंदर रह जाता है, बहुत ही कम अंदर रह जाता है। बट हाँ, एयर राइफल भी क्लीन करने की जरूरत है, नॉट एज फ्रिक्वेंटली एज .22 राइफल, लेकिन उसको क्लीन करना जरूरी है। बट ड्राई क्लॉथ से उसको आप क्लीन करो, या किसी प्रॉपर जिसको गन स्मिथ के पास जाके, जैसे हम टेस्टिंग के लिए वगैरह लेके जाते हैं तो वो अपने हिसाब से अपने उनके पास जो ऑइंटमेंट रहता है उससे वो क्लीन करते हैं। बट एज अ शूटर आप खुद उसके अंदर कोई भी क्रीम या कोई भी ऑयल मत डालो कभी भी जी। इसको एक ड्राई क्लॉथ से आप क्लीन कर सकते हो। मैम क्लीनिंग पैलेट का यूज कर सकते हैं ना अगर हाँ, पुल थ्रू की क्लीनिंग जगह? पैलेट यूज कर सकते हैं। मैम फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी के अंदर हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपने डीपली थोड़ा बताएंगे प्लीज? किसमें? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, हाँ, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या रोल रहता है मैडम? सी बेसिकली स्टेबिलिटी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही बनती है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी एक पॉइंट है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर ऐसे नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे ये मेरा फोन है, ठीक है, तो वो किस पॉइंट पे अगर उसको मुझे बैलेंस करना है तो मैं एक जगह पे ये उंगली पे अगर मुझे उसको बैलेंस करना है तो मैं यहाँ रखूंगी तो बैलेंस नहीं होगा ना। हम अपने जजमेंट से थोड़ा अंदाजे से यहाँ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सीधा ऊपर से नीचे वो फोर्स जा रहा है। लेकिन अगर इस तरफ से अगर उसको बैलेंस करना है तो इसकी ये जो एज है उसके सेंटर में, ये एज और इसके सेंटर में मैं उंगली रखूंगी। तो ये दोनों ही प्लेन मतलब ऐसा प्लेन और वर्टिकल प्लेन, इसके बीच में कहीं पे ये एक ऐसा पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कि जहां सारे बॉडी का जो वेट है वो सेंटर्ड है, मतलब उस जगह पे सारे तरफ से सेम वेट है ऐसा माना जाता है। सो इट्स एन इमेजिनरी पॉइंट, ऐसे कोई आप ऐसे उंगली देखिए कर नहीं सकते, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है। ओके, सो हमारी जो और ये हर ऑब्जेक्ट का ऐसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी का जनरली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे नेवल के थोड़ा सा नीचे, मतलब जितना वजन ऊपर है, सर का वेट, हाथ का वेट, जनरल ट्रंक का वेट और हाथ पैरों का वेट, उससे एक जिस जगह पे हम उस हमारी ह्यूमन बॉडी को हम बैलेंस कर सकते हैं उस पॉइंट पे, तो वो एक नाभि के नीचे और हमारा जो वर्टिब्रल हमारा बैकबोन है, मतलब साइडवेज अगर हम देखते हैं तो बैकबोन के थोड़ा सा फ्रंट साइड में एक जगह होता है जहां हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऐसे माना जाता है। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बेसिकली ग्रेविटेशनल एक पॉइंट है जहाँ पे वो सारा हमारा बॉडी का वेट है जिसके ऊपर हम वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बैलेंस कर सकते हैं। बट इसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ज्यादा आप घुसो मत। इट वाज मेनली explain to you to just to understand the basic concept of balancing and stability, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे अगर आपका शूटर खड़ा है तो आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढ नहीं सकते और उसके ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। इसको सिर्फ एक बेसिक बैलेंस और स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो होता है। जैसे मैंने कहा ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब इट इज वो पॉइंट जमीन के जितना पास होता है उतना वो ऑब्जेक्ट ज्यादा स्टेबल होता है।
तो वो तो अगर मैं दूसरी तरीके से भी आपको समझा सकती थी कि जैसे कोई चीज वर्टिकल है तो वह ये मोबाइल में ऐसे रखूं या ऐसे रखूं तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, ऐसे इसको लिटा दे तो स्टेबिलिटी बेटर है। ठीक है, जैसे अभी आज तो हमने प्रोन पोजीशन देखा, कल हम स्टैंडिंग और नीलिंग दोनों ही पोजीशंस देखेंगे, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट मैं ज्यादा अच्छी तरह से आपको वो पीपीटी में समझा पाऊंगी। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रॉम दिल्ली, राइफल शूटर। हाँ हाँ जी, मैम, मैं टॉर्क के रिगार्डिंग पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं क्या तो करना है? ट्रेवलिंग के बाद राइफल को टॉर्क करना जरूरी है क्या, जब हम पर्टिकुलर फायरिंग पॉइंट पे चले जाए तो? नहीं, टॉर्क करना, डेली टॉर्क करना जरूरी नहीं होता है। वो जैसे एक पीरियोडिकली आपको उसको देखना है, जैसे महीने में एक बार करो या 2-3 महीने आप एक ही जगह पे, अगर रूटीन है आपका अपने एक ही जगह पे 1-2 महीने आप एक ही जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हो, तो जैसे पहले दिन बहुत लंबा ब्रेक लिया और आप आ गए, तो क्या होता है टॉर्क, जैसे वेदर का चेंज है, क्योंकि वो मेटल है ना, बैरल में भी मेटल है, वो जो स्क्रूज है वो मेटल के है, आपका स्टॉक भी मेटल का होता है, इवन लकड़ी का भी स्टॉक है, तो उसमें भी वेदर के हिसाब से चेंजेस आते हैं। तो उसका जो फिक्सिंग है बैरल के साथ, वो एक पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर फोर्स के साथ वो बैरल को और स्टॉक को साथ में पकड़ के रखता है। तो अगर उसको वो अगर कम या ज्यादा हो जाएगा तो राइफल का जो बैरल का वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाता है, जिसको हम रिकॉइल कहते हैं। उसका जो झटका आता है वो अलग हो जाता है, एंड देन कई बार उससे अगर बहुत टाइट है तो वो बहुत ज्यादा झटका देता है या बहुत हार्ड होता है रिकॉइल, और जिससे हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे आपकी ग्रुपिंग भी ठीक नहीं आती। और अगर ढीला है तो उसका स्टॉक के साथ बैरल का जो कनेक्शन है वो ऑफ कोर्स ढीला है, तो वो उसमें भी वो ज्यादा हिलता रहेगा और आपको सही ग्रुप नहीं देगा। इसलिए वो सही जिसका प्रिस्क्राइब्ड एक न्यूटन मीटर होता है उतने फोर्स से उसको उस स्क्रू को टाइट करना जरूरी होता है। और जैसे आप रखे रखे या ट्रैवलिंग में हम जब आते जाते हैं तो उसमें कहीं किसी मतलब फ्लाइट से जाते हैं, इतना बुरी तरह से फेंकते हैं, तो वो सब ट्रैवलिंग में इतने सारे मोमेंट में या अभी आप दिल्ली जैसे नॉर्थ में इतनी ज्यादा कभी इतना एक्सट्रीम वेदर है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी, और तो सो इन सब चीजों से वो टॉर्क पे फर्क पड़ता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू चेक कि सब ठीक है या नहीं। सो जैसे मंथली एक बार आप करो, या जैसे अभी नेशनल के लिए आप ट्रैवल करके 40 घंटे का ट्रेन का ट्रैवल करके अगर आप जा रहे हो नेशनल के लिए या किसी और टूर्नामेंट के लिए, तो उस जगह जाके पहले दिन जाते ही पहले उसको खोल के दोबारा असेंबल करो सही टॉर्क डाल के, ताकि आपको पता है कि ये अभी मैंने सही फिक्स किया हुआ है। तो ये टॉर्क करना जरूरी है एक रेगुलर इंटरवल पे। मैम ये एयर राइफल और फ्री दोनों के लिए है मैंडेटरी? नहीं, एयर राइफल के लिए तो ये इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि एयर राइफल में रिकॉइल है नहीं ना, वो तो एयर राइफल तो जितना टाइट मतलब एकदम बहुत ज्यादा कसो मत, खराब हो जाएगा आपका बैरल और स्टॉक भी, बट जितना उसको एक साथ फिट करने के लिए जितना जरूरी है उतना रख के आप छोड़ सकते हो। उसमें कोई इतना जरूरी नहीं है वहां टॉर्क की, क्योंकि उसमें रिकॉइल नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जय हिंद मैम। एक एक करके। मैम एक क्वेश्चन था मेरा, मैं रॉबिन शर्मा बोल रहा हूँ मैम। एक फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी में था कि लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर इज द स्टेबिलिटी, एंड इसमें लास्ट पॉइंट था कि इंक्रीज बॉडी मास इक्वल्स टू मोर स्टेबिलिटी। तो क्या मतलब कि एक जो टॉल बंदा है उसके कंपैरिजन में जो शॉर्ट हाइटेड होगा उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है? ऑब्वियसली वो तो है ही ना। अभी आपका एक कोई लंबा बॉटल है और एक स्क्वायर डब्बा है,
और अगर स्क्वायर डब्बे में भी, जैसे मैंने वो लास्ट पॉइंट जो आपने बोला कि मोर बॉडी मास जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर एक भारी चीज हिलाने में हम ज्यादा मेहनत लगती है ना, ज्यादा फोर्स लगता है, हल्की चीज हिलाने में कम कम फोर्स लगता है क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। और जो लंबी चीज है उसको, जैसे ये है, ये लंबा अगर ऐसे रखती हूँ ये मोबाइल में तो उसको गिराना आसान है, अगर लिटा देती हूँ तो वो तो ज्यादा स्टेबल हो गया ना। यस जय हिंद मैम। जय हिंद। बोलो। हेलो हाँ मैम, एक अपनी आउटर पोजीशन और इनर पोजीशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे एक बार? ओके, सी एक होता है आउटर पोजीशन, जो होता है जो हम बेसिकली आउटर पोजीशन जो हम बाहर से देखते हैं, जिस तरह के आपके हाथ का एंगल है, गर्दन जिस तरीके से रखी हुई है, जो बेसिकली हम सेट करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जब शूटर खुद जो फील करता है, शूटर बाहर से आपको हाथ का एंगल जो भी दिखे, शूटर को जो इनर पोजीशन इज द फीलिंग ऑफ दैट पोजीशन दैट शूटर रिमेम्बर्स। मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली मसल मेमोरी, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे जब आप हाथ रखते हो तब आपके हाथ में आपको कैसे फील हो रहा है। और एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे ये बट आपने लगा दिया शोल्डर में, हाउ डू यू एग्जैक्टली, उसका जो प्लेसिंग तो हम बाहर से देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसकी वो जब लॉक होता है तो उसके एग्जैक्ट पोजीशन में आपकी जो फीलिंग है दैट इज इनर पोजीशन। तो ये शूटर को बाहर से जैसा भी दिखे, इनर पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनर पोजीशन की फीलिंग स्ट्रॉन्ग, जितना शार्प फीलिंग है उतना आप ज्यादा पोजीशन मेंटेन कर पाते हो, रिपीट कर पाते हो, और फिर आप जल्दी, आपको अगर कुछ गलत होता है तो आप जल्दी उसको सेंस भी कर पाते हो। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन आउटर पोजीशन एंड इनर पोजीशन। आउटर पोजीशन तो एक बेसिक पोजीशन जो हमें बाहर से आंखों से दिखता है, पर जैसे जैकेट के अंदर आप, जैकेट तो है, हमें लग रहा है कि इट इज सपोर्टिंग, बट उसके अंदर आपका एग्जैक्टली क्या एंगल्स है, आपके फीट को कहाँ वो सपोर्ट कर रहा है, हाउ यू फील इट, ये तो शूटर की जो फीलिंग है, अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन की, दैट इज इनर पोजीशन। तू तो नहीं सोचा है कि तने कौन जाना चाहिए एक बार? आप म्यूट कर दीजिए। सवाल पूछ लो मैम। जो है ना सीक्वेंस के बारे में पूछना। हेलो मैम, ड्रोन स्पेसिफिक सीक्वेंस में मैम दो चीजें थी। एक बोलिए, म्यूट हो गए मैम, सॉरी वो गलती से दब गया ना मैम। ड्रोन सीक्वेंस स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक था पॉइंट अलाइनिंग बॉडी विद द लाइन ऑफ टारगेट, और एक पॉइंट था अलाइनिंग राइफल विद द लाइन ऑफ टारगेट। मैम इन दोनों में थोड़ा बता दीजिए। अलाइनिंग बॉडी विद लाइन ऑफ टारगेट, अभी ये दोनों जब आप सेट कर रहे हो पोजीशन, आपका सेटिंग ऑफ पोजीशन जब आप सेट कर रहे हो, अलाइनिंग बॉडी विद द टारगेट ये आपका पहला स्टेप है, और अलाइनिंग राइफल विद द टारगेट ये आपका आखिरी स्टेप है। अलाइनिंग बॉडी विद द टारगेट मतलब जैसे आप किसी भी रेंज पे जाते हो, वहाँ लेंस मार्क होते हैं, सो टारगेट का एक सेंटर जज करके हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं। कई बार क्या करते हैं, जैसे शूटर का प्रोन पोजीशन, लेट्स सी प्रोन पोजीशन, जैसे आज हमने देखा, बाद में एक बार जब वो सेट हो जाता है तो अगर ऐसा पोजीशन है शूटर का, तो शूटर पहले ही जाके टारगेट, राइफल को टारगेट के साथ अलाइन करके लेट जाता है। सो उसमें क्या होता है, उसमें कई सारी चीजें जो है, जो पोजीशन बनाने में जो काम आती है, वो कई सारे चीजों में अगर कोई गलती रह गई है तो उसको ढूंढना दिक्कत हो जाती है। जब अलाइनिंग बॉडी विद द टारगेट, लाइन ऑफ टारगेट, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका राइफल का बैरल जहां पॉइंट कर रहा है, वो कहीं भी पॉइंट करे, लेफ्ट जाए, राइट जाए, कैसे भी जाए, बट आपका जो बॉडी का जो सेंटर लाइन है वो टारगेट के सेंटर लाइन के साथ आपको रखना है। उसके बाद आप वन बाय वन पहले पोजीशन सेट करो। आपका राइफल में भी पॉइंटिंग समवेयर, जैसे आप
50 नंबर लेन के सामने आप खड़े हो सकता है आपका राइफल 41 पे एम करे, कोई बात नहीं, पहले आप अपना पोजीशन सही तरीके से सेट करो। एक बार यहाँ पे पोजीशन सेट हो गया, देन यू कैन जस्ट टर्न योर बॉडी अराउंड एंड ब्रिंग योर राइफल टू अलाइन विद द टारगेट। लेकिन जब ये आप टारगेट के साथ पहले राइफल का अलाइनमेंट देखने के चक्कर में आप जो बॉडी का बेसिक पोस्चर और बॉडी का अलाइनमेंट है वो हम खत्म कर देते हैं, मतलब ये बाद में फिर करेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो वो सही नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट, किसी भी लेन रेंज पे अगर आप जाते हो तो हो सकता है कई जगह आपने देखा होगा कि कुछ शूटर तो सेंटर में खड़े हो जाते हैं, कुछ शूटर बहुत ज्यादा आगे खड़े हैं, कुछ शूटर बहुत ज्यादा पीछे खड़े हैं। तो और ये रेंज टू रेंज चेंज हो सकता है, कई बार कई रेंजों में वो टारगेट का अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है, लेकिन ये आप पहले से अज्यूम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टारगेट, और फिर आपका जो पोजीशन है, क्योंकि हर शूटर के हिसाब से राइफल का आपके बॉडी पे जो प्लेसमेंट है इट कुड बी डिफरेंट। कुछ लोगों का बहुत ज्यादा बेंड होता है तो उनका राइफल लेफ्ट में पॉइंट करता है, कुछ लोगों का हाथ बहुत आगे आता है तो उनका राइफल बहुत राइट में पॉइंट करता है। तो जिसका राइट में पॉइंट करता है उसको पीछे जाना पड़ेगा, जिसका लेफ्ट में पॉइंट करता है उसको आगे आना पड़ेगा। सो ये जो एडजस्टमेंट है ये बात की है। वंस योर पोजीशन इज फिक्स्ड उसके बाद इसको आप कर सकते हो, लेकिन वो पोजीशन फिक्स करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट। जैसे मैंने सुबह कहा ना कि एक स्लिंग का टेंटेटिव लेंथ आपको लेना है, बट की लेंथ भी बिफोर यू सेट पोजीशन, बट की लेंथ आपको एक टेंटेटिव लेंथ लेनी है ताकि फिर आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिले। वैसे ये अलाइनिंग बॉडी विद द टारगेट के सेंटर के साथ बॉडी अलाइन करना, ये एक हमें एक टेंटेटिव पॉइंट मिल जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर ताकि हम रफली टारगेट के सेंटर में है और फिर आपके पोजीशन के हिसाब से फिर थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट, जब पोजीशन पूरा सेट हो जाएगा आपको यहाँ मतलब टारगेट को पूरा इग्नोर करके जब आप पोजीशन बनाएंगे और पोजीशन सेट हो जाएगा फिर उसके बाद आप अपना राइफल टारगेट के साथ अलाइन कर सकते हैं। ओके, सो मेन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका जो राइफल का बैरल का जो एक्सिस है वो टारगेट के सेंटर लाइन के साथ अलाइन होना चाहिए, बट दैट्स द लास्ट स्टेप। अगर आप उसी के पीछे पहले से पड़े रहे तो कई बार क्या होता है, यू स्टैंड समवेयर, आपका पोजीशन में गड़बड़ है और आपको लगता है कि हम राइफल तो आ गया टारगेट पे, लेकिन फिर हम मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं पोजीशन में, और जब आप एक्चुअली शूटिंग करना शुरू कर देते हैं तब उसमें वो दिक्कत आती है और उसमें फिर यू कैन नॉट फाइंड द मिस्टेक। तो इसलिए पहले तो बॉडी को सेंटर लाइन के साथ अलाइन करो ताकि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है। ओके, टारगेट का एक रफली सेंटर पॉइंट मिलता है, और उसके बाद जैसे आपका पोजीशन फिक्स हो जाएगा देन उसके साथ अगर इफ बैरल इज नॉट इन द सेंटर यू कैन अलाइन इट विद द सेंटर। ये चीज है ना, प्रैक्टिकली जब आप करोगे, प्रैक्टिकल सेशन जब होगा ना उसमें आपको ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझाया जा सकता है ये चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो मैम, इससे क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, मान लीजिए शूटर स्टार्टिंग में तो ठीक है, बेसिक अलाइन करके फिर एमिंग करके ऐसे करवा सकते हैं। जो रेगुलर शूटर है जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको तो डायरेक्ट उनको तो हैबिट हो जाता है कि वो पोजीशन पर आते हैं और तुरंत ही अलाइन हो जाता है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के साथ। हाँ जी, तो ये तो बेसिक नेचर हो गया ना मैम, स्टार्टिंग में वो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर ये आदत अगर उनको है, शूटर को करते हैं क्योंकि उनको एक जैसे नीलिंग में हम 45 डिग्रीज कहते हैं, बट कई सारे शूटर ऑलरेडी पहले ही क्योंकि उनका सेट है डेली वही चीज करते हैं। बट उसमें भी जब भी अगर कोई, अभी जैसे मैं करती हूँ मेरे शूटर्स के साथ कि अगर कोई दिक्कत है उनको
व्हेन दे फाइंड समथिंग इज नॉट राइट, तो वो अगर वो ढूंढनी है कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ गलती कर रहा है शूटर, तो उसमें क्या होता है, हम जब हमें तो यहाँ सबकॉन्शियसली पता है कि टारगेट के सेंटर में आना है, मुझे मेरा बैक फोर साइड टारगेट के सेंटर में होना चाहिए राइफल। तो कई बार थोड़ा अलाइनमेंट ठीक भी नहीं होता है, तो हम बॉडीली एडजस्ट कर देते हैं ये चीज। सो अगर ये आदत अगर आपको पड़ी हुई है कि पहले पोजीशन ठीक करके देन यू कम टू द सेंटर, लाइक फिर अलाइनमेंट चेक करो राइफल का टारगेट के साथ, अगर ये शुरू से ये सिस्टम में आपके हैं तो वो हमेशा ही शूटर को एडवांटेज देगा। देन शूटर की जो एक बेसिक में जो गलतियां करते हैं, आप देखा होगा कई बार वो बैठते हैं, फिर थोड़ा चलाते हैं, उनको ठीक नहीं लगता, फिर आगे होके पीछे होके फिर वो अलाइनमेंट ढूंढते रहते हैं। वो कई बार इसी वजह से होता है, बिकॉज देयर इज नो सिस्टम वेयर यू नो उनको पहले तो पोजीशन पूरी तरह से सेट होने से पहले ही टारगेट पे चले गए। तो इसलिए इन चीजों की आदत डलवानी बहुत जरूरी है। अगर शुरू से ये करते हैं तो उनका जो वो सीक्वेंस ठीक से फॉलो होता है, और ये बेसिक अलाइनमेंट में जो गलतियां करते हैं वो नहीं होगी। और जैसे मैं कह रही थी कि जब मैं जब सेट कर कुछ प्रॉब्लम जब ढूंढना होता है, तब मैं उनको इसी सिस्टम से इसी तरीके से आई टेल देम टू टेक पोजीशन, ताकि स्टेप बाय स्टेप ये चेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली किस स्टेप पे गलती हुई। ओके, सो ऐसे एक्सपीरियंस शूटर्स को भी आप मे बी डेली ये पीछे पड़ के कराने की जरूरत नहीं है। वो उनके दिमाग में वैसे वो कई सारी चीजें हमें लगता है करते नहीं है, बट वो आदत से वो फटाफट जज भी कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। एज अ राइफल प्लेयर मैम, लाइक मेरा खुद का जो एक पर्सनल एक वो रहता है कि मैं जैसे पोजीशन लेता हूँ और उसके बाद में मैं कुछ समय जो है उस मतलब जैसे अलाइनमेंट कर लिया, नेचुरल अलाइनमेंट होने के बाद में वेपन जब नेचुरली टारगेट पे होता है, हम उसके बाद में भी मैम जैसे 5 से 7 मिनट उसी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, लाइक राइट हैंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखे, और वेपन को नेचुरली हम लेफ्ट हैंड पे लटका के और फ्री छोड़ के देख लेते हैं। तो मैम कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वेपन जो है उसका जो नेचुरली मूवमेंट है, सपोज वो लेफ्ट जा रहा है, तो मुझे वो पोजीशन कुछ 5-7 मिनट के बाद में जब मेरा हाथ रेस्ट हो जाता है, थकने लग जाता है, तब उसका नेचुरली जो अपना उसका जो एमिंग एरिया है शिफ्ट हो जाता है। तो अगर मैम हम उस कंडीशन में जाने के बाद में अगर करेक्शन करके फिर कुछ देर उसको अगर टांग के देखते हैं तो क्या वो सही तरीका है करने के लिए? एक बार लास्ट वाला सेंटेंस फिर कहिए। मैम सपोज मेरा वेपन का जो नेचुरल अलाइनमेंट जब हमने जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया कि पोजीशन बना लिया, देन उसके बाद में फिर हमने वेपन को नेचुरली अलाइन किया या साइड पीछे को अलाइन कर दिया ऑन द टारगेट, जब वो टारगेट पे आ जाता है, बट कुछ टाइम के बाद में 5 से 7 मिनट के बाद में वेपन का एक नेचुरल जो मूवमेंट होता है कि मेरा वेपन नेचुरली लेफ्ट साइड को भाग रहा है, तो जब मेरा हाथ थकने लगता है या बॉडी में थकान आने लगती है, और हम उसके बाद में जो करेक्ट फॉर्म हो जाता है कि हाँ अब इस जगह पे मेरा वेपन आकर स्टैब्लिश हो गया है, उसके बाद में जो मैं फाइनल करेक्शन करता हूँ, सपोज मेरा लेफ्ट साइड में गया है अपना 9 बजे की लाइन में, और फिर मैंने उसको अपना करेक्ट करने के बाद में जो पोजीशन ली है उसके बाद में फिर मैं उसके ऊपर कंटिन्यू करता हूँ, तो मेरे शॉट की लोकेशन ऑलमोस्ट फिर सेंटर मिलती है। तो क्या ये तरीका सही है मैम? सही है। एक कैसा है अलाइनमेंट की बात ऐसी है कि जैसे अभी आप प्रोन की बात कर रहे हैं, तो प्रोन में भी है, नीलिंग में भी है, और स्पेशली स्टैंडिंग में। और एयर राइफल में, अगर एयर राइफल शूटर्स है और आपके पास कई सारे बच्चे हैं, तो ये आपके लिए मैटर करेगा कि अलाइनमेंट जो है राइफल का टारगेट के साथ जो अलाइनमेंट है वो थ्रू आउट आपका जो ट्रेनिंग टाइम है या थ्रू आउट कॉम्पिटिशन टाइम में वो बदलता रहता है। देखो हम जब आके इमीडिएटली फ्रेश, इवन इन प्रोन पोजीशन आप फ्रेश पोजीशन लेते हो, तब सारा एवरीथिंग इज इन प्लेस। जैसे जैकेट है, स्लिंग है, आपका हाथ भी फ्रेश है। सो जैसे ही आप लोडिंग अनलोडिंग करते करते बॉडी थोड़ा थक जाता है, और जब थक जाता है तो वो और जाता है या मसल, प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो जैसे बॉडी थक जाता है वो कहीं पहले जहाँ पे अलाइनमेंट था उसके कहीं और जगह जाके वो सेटल होता है।
तो ये अलाइनमेंट, इसीलिए ये जो टारगेट के साथ जो अलाइनमेंट है, बेसिक अलाइनमेंट, उसको बार बार चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे स्टैंडिंग में होता है, फ्रेश आते हैं एयर राइफल में भी, फ्रेश आके शूटर जब खड़ा होता है तब उसको एक पर्टिकुलर जगह पे अलाइनमेंट मिलता है। कुछ देर बाद से चलो साइटर्स चला दिए और कुछ जैसे बॉडी सेटल हो जाता है, अलाइनमेंट हल्का सा चेंज होता है। तो उसको, उस अलाइनमेंट को एक तो वो नोटिस करना, उसके हिसाब से अलाइनमेंट अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और एट द एंड ऑफ द मैच, जैसे से 40 शॉट चल गए या 45 शॉट चल गए, तो तब बॉडी थक जाता है और थक के वो और ज्यादा बैठता है, कई बार बैठ जाता है। कुछ कुछ पर्टिकुलर मसल्स है वो उतने अच्छे से होल्ड नहीं करते, तो उसका फिर अलाइनमेंट फिर चेंज हो जाता है। तो वो उस अलाइनमेंट का ये जो छोटा और बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, तो जो भी आता है उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो आप अभी कह रहे थे वो सही है। अगर आपका एक तो प्रोन में वैसे अलाइनमेंट और हाथ नम हो जाने के बाद एक जगह आके वो रुकता है, बट कई बार तो हम पोजीशन छोड़ के दोबारा जाते हैं, तो आप देखोगे कि छोड़ के जब आप दोबारा जाते हो तब आपका अलाइनमेंट कहीं कहीं और होता है, क्योंकि फिर आपने सारा स्लिंग विंग, मतलब स्लिंग फिर जाके स्लिंग फिर खींच लिया ना, और फिर वो स्लिंग सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। यस मैम, तो मैं एक्चुअली ये यही होता मतलब रहता है जी। मेरा मैम बेसिक जो मेरा शूटिंग में जो मैं कोच करता हूँ बच्चों को, तो मैं उनका मतलब यही कोच करता हूँ कि आपका वेपन नेचुरली जब तक आपको टारगेट पे मिलता है तब तक आपका फाइट आधा हो जाता है शूटिंग में। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं पूरा टाइम मतलब यही जज करवाता हूँ बच्चों से कि आपका वेपन नेचुरली टारगेट पे, चाहे आप स्टैंडिंग करें चाहे प्रॉन करें, आपका साइड पिक्चर नेचुरली अगर टारगेट पे आ जाता है देन आपका ऑटोमेटिकली जो आपकी नेचुरल जो अलाइनमेंट थोड़े थोड़े शॉट के बाद आपको चेक करते रहना चेक चाहिए। करना चाहिए। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हेलो हाँ जी मैम, मैम अभी मैं पूछना चाहता हूँ मैम। हाँ पूछे। काफी देर। यस मैम। मैम जो आपने लेफ्ट हैंड का एंगल है मैम, वो 30 पे सही रहता, मतलब आप अकॉर्डिंग टू मतलब यू मैम कौन से एंगल पे सबसे बेस्ट होता है मैम, 30 पे या उससे ऐसा कोई ऊपर करना बेस्ट होता एंगल है नहीं तो? होता, ऐसा कोई बेस्ट एंगल नहीं होता। एक जनरली ऐसे कहा जाता है कि ये जो हमारा अपर आर्म और फोर आर्म और अपर आर्म ये जो है, इसके बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल अराउंड 100 डिग्री होता है, तो हम ज्यादा कंफर्टेबली उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपका किसी का ये बोन लंबा है, ये बोन छोटा है, या ये बोन लंबा है, ये बोन छोटा है, तो फिर अब अगर ये बोन लंबा है, पहले इस हाथ का बोन अगर लंबा है, तो वो आपको राइफल इतना ऊपर मिलेगा, आपको उसको नीचे करने के लिए हैंड स्ट्रैप आगे करके वो एंगल बढ़ाना पड़ेगा ना। सो वो शूटर टू शूटर वेपन क्या कैसा है, अभी कई बार बहुत ज्यादा आगे करने से फिर आपका ग्रिप है या आपका ट्रिगर गार्ड है स्लिंग को टच करता है, विच इज नॉट इन द रूल। सो उसको उसके हिसाब से आपको वो रूल में आने के लिए उसमें कुछ करना पड़ेगा, उसके एंगल चेंज करने पड़ेंगे। तो ऐसा कोई डेफिनेट एंगल नहीं है, सिर्फ एक वो रूल है जो हमें सभी को फॉलो करना है कि 30 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ऐसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन जो शूटर का जो बोन्स के प्रोपोर्शन है, उस पे ये डिपेंड करता है कि वो एंगल किस शूटर के लिए कौन सा एंगल सेट होता है। आप देखोगे कई सारे शूटर्स का हाई पोजीशन रहता है ना, उसमें एंगल उनका काफी ज्यादा रहता है, सो बिकॉज इट सूट्स देम। 50 मीटर्स के वेपन के साथ हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस पर कैसे ड्राई प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक क्योंकि ड्राई फायर तो शायद उसमें करना ठीक नहीं होता वेपन। नहीं कर सकते हैं एमटीज, कई सारे नए वेपन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर अगर है उसमें तो अलग से ड्राई फायरिंग का इंतजाम होता है, नहीं तो आप एमटी डाल के आप कर सकते हो ड्राई फायरिंग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके। और मैम जो प्रोन की हम लोग मैट यूज करते हैं उसमें एक पर्टिकुलर जैसे लेफ्ट एल्बो जहाँ पर रखी होती है वो नॉर्मली तो जैसे फ्रेश मैट होती है, फिर उसके बाद ना वो थोड़ा सा वहाँ एक होल बन जाता है वो मैट पर, तो
उसको अगर जैसे हम लोग पहले रेस्ट लेते हैं फिर दिक्कत दोबारा तो जाते है, हैं। लेकिन यू शुड जस्ट चेंज, फिर उसका थोड़ा मैट खिला के आपको कोशिश, या तो दूसरा ही मैट ले लो, नहीं तो अगर वो नहीं है चॉइस आपके पास, ये तो ऐसी जगह इस तरीके से मैट का एंगल रखो ताकि उस होल में आपका एल्बो जाके ना बैठे। ओके, थैंक जय यू। हिंद मैम। जय हिंद, बोलिए। मैम अगर मैच के टाइम पे हम्म। हार्ट बीट बढ़ जाए तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? उससे नहीं कंट्रोल कर Good सकते, वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। जैसे मैच के टाइम पे तो सबसे, मैच के टाइम पे सभी एंक्शियस है ना। जैसे शेर पीछे पड़ जाए तो आप कैसे कंट्रोल करोगे अपना डर? नहीं कर सकते। नहीं। तो उसको कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो हाँ, उसका एक बेसिक तरीका ये है कि आपका हार्ट बीट किसी भी वजह से जब बढ़ जाता है, आप लंबी सांसें लो और स्लो ब्रीदिंग करो, और ब्रीदिंग पे फोकस करो, तो आपका पल्स रेट जो है वो धीरे धीरे सेटल होता है। लेकिन ये जो मैच के दरम्यान जो हार्ट बीट पल्स बढ़ता है, वो बेसिकली देखिए कैसा है, हमारे दिमाग, हम कुछ चीजें सोचते हैं, जब कोई थॉट दिमाग में आता है, वैसे हम कॉन्स्टेंटली 24 घंटे हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं जैसे, लेकिन बहुत सारे थॉट्स ऐसे होते हैं कि जिनका जो तो हमें कुछ देर बाद तो याद भी नहीं रहता कि उसके बारे में हमने कुछ सोचा भी था। लेकिन ऐसे जो थॉट्स है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या कुछ वो जो विचार है वो हमें कुछ इमोशंस जगाते हैं कि कुछ चीजें याद आने से हम खुश हो जाते हैं, या कुछ चीजों के बारे में सोचने से दुखी हो जाते हैं, एक ऐसी चीजों से डर लगता है। तो वैसे वो इमोशंस जब आते हैं, तो जब इमोशंस जागते हैं तब उस इमोशंस पे हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। सो हार्ट बीट इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप वहां मैच खेलने जा रहे हो, आप एंग्शियस हो, मतलब आप आप सोच रहे हो कि पता नहीं कैसे होगा मैच, और आप चाहते हो कि आपका मैच अच्छा हो, इसलिए वो पल्स हार्ट बीट बढ़ता है। तो आप जब, और ये तो आप जब तक वो उस मैच में एक रिदम नहीं पकड़ लेते, ये सोच रहती है, तो तब तक आपका पल्स, हार्ट बीट थोड़ी तेज रहेगी। बट इफ यू फोकस ऑन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पे लंबी सांस लेके, और बेली ब्रीदिंग करनी है, मतलब पेट से सांस लेनी है। जब ओके आप मैम। लंबी सांस और स्लो ब्रीदिंग करोगे तो आपका पल्स रेट थोड़ा कम हो जाएगा। और जैसे आज यू गो ऑन शूटिंग, टेक्निक पे, प्रोसेस पे फोकस करके, जैसे आपका एक एक शॉट, मतलब सही शॉट, और आपकी सही कॉलिंग आ जाएगी, तो वैसे भी धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपकी सोच बदलती जाती है, तो अब वो पल्स नीचे आ जाता है, ठीक है, ओके। नॉर्मल हो जाता है। ठीक। और मैम मैम अगर ये हम जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है ना मैम, और मैच फीवर में, पहले भी ऑफिसर से भी है ना, मैंने सेम यही क्वेश्चन पूछा था मैम। जैसे हाँ मैच जी। फीवर होता है जी, ये तब होता है ये, और इसको मैच फीवर के ऊपर बोला था सर ने भी कि भी एक क्लास लेनी चाहिए। और हाँ, आपसे भी मैम वही रिक्वेस्ट करूंगा मैम, एक मैच फीवर ही होता है ये, जिससे हार्ट बीट अपना तेज हो जाता है, इसके ऊपर कुछ मतलब क्लास अगर एक ठीक मैच है, फीवर। कैसा, वो तो मैं मैम से बोलूंगी कि एक क्लास आप रख हाँ, दीजिए वो इस इनके सब्जेक्ट लिए पे। हो जाएगा। किताब पढ़ना शुरू करो, अच्छे अच्छे थॉट की किताब पढ़ोगे, प्रेशर नहीं आएगा, फिर वो प्रेशर में खेलोगे, वो भी अच्छा है। जैसे मैम ने अभी बहुत अच्छा बताया, डीप ब्रीदिंग, सिर्फ एक ही आपके पास टूल्स है उस टाइम पे कि डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा रुको, रिलैक्स करो, अपने आप से बात करो, दोबारा से जाके फिर शूटिंग करो। जब दोबारा करो तो थोड़ा ड्राई करके इसमें दिक्कत लाइट क्या है करो। पता है? इसमें दिक्कत बताती हूँ क्या होती है, कि क्यों सबको ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगती है। एक तो ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हमारे दिमाग में कुछ पर्टिकुलर थॉट्स या विचार आते हैं, तो उस पे हम इमोशंस, मतलब उस थॉट पे डिपेंड करता है कि क्या इमोशंस उससे जागते हैं। तो इमोशंस आते हैं और उस इमोशंस को हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे अगर कुछ खुश है तो हमें वी फील लाइट, हमें एकदम फ्री लगता है बॉडी। कोई डर जाते हैं तो बॉडी स्टिफ हो जाती है, दुख है तो एकदम बहुत ही एनर्जी, ऐसे लगता है एनर्जी ड्रेन आउट हो गई, ऐसे लगता है। सो वो बॉडी हर इमोशन के लिए रिएक्ट करता है। जब कोई इमोशंस
कोई जो विचार है जिसमें उसमें कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें कोई इमोशंस नहीं जाग रहे हैं, तो उसके लिए वो तो बॉडी भूल भी जाती है कि ऐसा मैंने कुछ सोचा था। सो एक तो आपका सेल्फ टॉक स्ट्रांग होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम करते क्या है, हम उस सोच में ही इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने आप को ही बोलते रहते हैं कि नहीं ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो, वैसा सोचो, वैसा सोचो, और हम उस इमोशंस में ही उलझे रहते हैं कि डर लग रहा है तो डर के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो तब तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो माइंड का फोकस है, आप वहां मैच खेलने गए हो ना, आपको एक किसी तरीके से आपका टेक्निक फॉलो करना है, तो टेक्निक या जो प्रोसेस पे अगर आपको क्या करना है इस उस पे फोकस करने की जगह आपको क्या सोचना है उस पे फोकस कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको सोचना पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन उस वक्त हमारा जो दिमाग है ना, वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, या तो वो सोच सकता है या तो वो काम कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि काम सही हो, आपका शॉट सही लगे, तो उस वक्त सोच छोड़ो, जो डर लगता है लगने दो, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू। आपको क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कहाँ खड़े होना है, कैसे होल्ड करना है, ग्रिप पे फीलिंग क्या आनी चाहिए, ट्रिगर में क्या फीलिंग आनी चाहिए, ब्रीदिंग पे क्या करना है, ये प्रोसेस पे अगर ध्यान दोगे तो माइंड का फोकस वो सोच से हट के एक्शन पे आ जाएगा, और अपने आप ही वो जो इमोशंस है वो अपने आप धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी, और ये इतनी दिक्कत नहीं होगी। हम अपने आप से बातें करने में इतने उलझते रहते हैं कि हम जो काम करना है उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता हमारा। इसका मतलब मैम उस टाइम पे टेक्निक पे ध्यान दे सिर्फ, है ना? डेफिनेटली ठीक है। आगे टॉपिक से मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, आप पूछिए मैम। एक एक तो क्लोज शोल्डर पोजीशन आपने बताया था मैम, उसके बारे में थोड़ा एलोबरेट कीजिएगा। और एक मैम, जो हम शूटिंग में जब प्रोन पोजीशन लेते हैं, उसमें जो लेफ्ट फीट रहता है वो जो ऐसे ऐसे खड़ा रहता है, हाँ। तो ये टेंडेंसी होती है इसकी मूव करने की मैम। तो एक इसके लिए बताइएगा कि इसको कैसे मतलब हम खड़ा रखें या कैसे इसको एक रिलैक्स पोजीशन दें। सबसे पहले तो शोल्डर जो लेफ्ट मैम, एक चीज मैं एक और चीज मेरा, जो लेफ्ट एल्बो मैम, इसमें फायरिंग करने से एल्बो जॉइंट पे पेन होता है मैम, ये तीनों चीज के बारे में थोड़ा बताइएगा मैम। ओके। एल्बो जॉइंट पे अगर रेगुलरली आपको पेन हो रहा है तो आपको उसका प्लेसमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा। इनिशियली जो जैसे बिगिनर होते हैं उनको तो क्योंकि वो आदत नहीं है तो उस जगह पे पेन होता है, बट आफ्टर सम टाइम जब आपको आदत हो जाती है तो इस शोल्डर जॉइंट पे पेन होना नहीं चाहिए। अगर वो रेगुलरली हो रहा है तो यू नीड टू चेक योर पोजीशन, ओके, कि आप शायद कहीं गलत जगह पे वो रख रहे हैं। और हमारे क्या है, यहाँ नर्व्स है, तो कभी कभी ऐसी नर्व्स दब जाती है कि फिर वो पूरे टाइम तंग करती रहती है। तो उसको आप इस पोजीशन को देखो कि आप ये कैसे सही जगह पे रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। दूसरा पॉइंट जो, और उसमें एक आपको हमें करना है, जब जैसे मैंने कहा ना कि बॉडी आपको पूरी राइफल के सेंटर टारगेट के सेंटर के साथ अलाइन करनी है, मतलब यू हैव टू फेस टारगेट एंड लाई डाउन स्ट्रेट। और जब लेट जाते हैं तो फिर ये जो लेफ्ट हैंड है पूरा आगे रखना है। कई बार मैंने देखा है कई सारे शूटर ये ऐसे राइफल पे चढ़ते हैं, ओके, ये नहीं करना। ये जो एल्बो है अगर आप पूरा आगे रखते हो तो ये जो इसका जो नीचे वाला पीछे वाला पार्ट है वो मैट पे रहता है और वो ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करता है। जब आप इसको पीछे रखते हो तो इसका जो आगे का ये जो पॉइंट है उस पे प्रेशर आता है और फिर वो तंग करता है। तो आप थोड़ा सा हाथ आगे करके देखो कि वो वैसे भी आगे करने से ये हाथ रिलैक्स हो जाए, यहाँ अपर पार्ट जो है वो रिलैक्स हो जाता है, ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करता है, तो वो आपका एल्बो का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो लेफ्ट लेग है वो आप या तो ऐसे रखो, कोई ऐसे भी रखता है, कोई ऐसे भी रखता है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आपके लिए कौन सा आपको सबसे रिलैक्स्ड और स्टेडी पोजीशन कौन सा है कि आप पूरे टाइम पे वो वैसे रख के छोड़ सकते हो,
वो आपको ढूंढना है। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि उसको ऐसे रखना है, आप ऐसे भी लिटा के भी रख सकते हैं, और कई शूटर्स तो उल्टा भी रखते हैं, लिटा के रखते हैं। तो यू कैन फाइंड योर ओन पोजिशन, और उसमें आप सिर्फ ये देखना है कि पूरा टाइम वो वैसे ही रहता है, बार बार वो हिले नहीं। ठीक है। और तीसरा जो क्लोज शोल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही एक की पॉइंट है, प्रोन शूटिंग में भी है और नीलिंग में भी है। नीलिंग में हम दोबारा उसके बारे में बात करेंगे कल। बट जैसे जब आप शुरू करते हो पोजीशन लेना, जो मैं कह रही थी कि टारगेट के साथ बॉडी को अलाइन करना, मतलब टारगेट को फेस करके आपको लेटना है, और ये दोनों दोनों ये जो शोल्डर क्लोज करना है, जैसे एक हाफ सी जैसे बना दिए, ये करना है। हम क्या करते हैं, जनरली शूटर्स ऐसे लेट जाते हैं, और स्पेशली मेनली अगर मेन शूटर्स आप देखो तो क्या कर, इस शोल्डर को ऐसे करके आप होल्ड करते हो। ओके, तो उसमें आपको लगता बहुत स्ट्रांग है, आपको लगता है कि ये बहुत स्ट्रांगली मैंने होल्ड किया है, बट ये पूरा पार्ट आपका स्टिफ है, जो किसी काम का नहीं है। क्योंकि कोई भी मसल जो स्टिफ है या टेंस है, वो आपको टाइम टू टाइम, शॉर्ट बाय शॉर्ट आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये शोल्डर जो इसे अपर शोल्डर्स रिलैक्स होना जरूरी है, बट रिलैक्स होने के साथ साथ उनको ये जो हम पोजीशन लेते हैं, यहाँ से यहाँ का जो अगर शोल्डर प्रेशर मेंटेन करना है, अभी हमने स्लिंग लगा के इसको पीछे खींच लिया राइफल को, और शोल्डर जब तक आपका क्लोज रहता है तो ये आपका जो टाइटनेस है वो मेंटेन रहता है। ये शोल्डर जैसे ही खुल जाएगा, ये शोल्डर प्रेशर चेंज होता रहता है। इसलिए ये शोल्डर पोजीशन आप इसी तरीके से बनाओ कि जिसमें आपके ये शोल्डर्स क्लोज रहे। ये जो सी है, तो आपका जब ऐसे करके रखो आप और अपर बॉडी रिलैक्स करो, तो उसका सारा वजन आपके एल्बोज पे आएगा, और ये जो पोर्शन है आपके शोल्डर्स रिलैक्स हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट प्रैक्टिकल सेशन में ये समझाना ज्यादा आसान है, जहां मैं आपसे एक्चुअली करवा सकती हूँ ये चीजें। क्योंकि और हम यहाँ पे ये ऑनलाइन सेशन में तो आप बेयरली, मेरे हाथ भी मुश्किल से देख पा रहे हो आप लोग, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। बट ये आप ध्यान रखो कि शोल्डर्स ऐसे क्लोज हो, तो जब अपर बॉडी रिलैक्स हो तो ये शोल्डर एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पर भी आपके ये ऐसे पकड़ के अगर आपने शोल्डर रखा है, तो आप ज्यादा देर तक वो पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और अगर शोल्डर प्रेशर आपका कांस्टेंट नहीं है तो आपके शॉट एक जगह नहीं रहेंगे, वो इधर उधर भागेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। जय मैम। हाँ जी बोलिए। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ मैम जब बॉडी अलाइनमेंट कर लेते हैं हम, उसके बाद वेपन अलाइनमेंट करते हैं, तो साइटिंग एरिया पे आते हैं मैम। जब साइटिंग एरिया में साइट कर रहे हैं, तब ब्रीथ से कैलिब्रेशन होता है टारगेट का। ब्रीथ लेते हुए हम कैलिब्रेट करते हैं साइटिंग एरिया से टारगेट को। तो रेयर साइट के इश्यूज आते हैं, रेयर साइट हल्का सा कट जाता है, जो कि हमें फॉलो थ्रू लेने के बाद पता चलता है। की वजह से है या किस वजह से मैम? ये चिक की पोजीशन, चिक अगर आपका हेड पोजीशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये दिक्कत आती है। मतलब आपको, जैसे मैंने कल भी शायद किसी ने ये सवाल पूछा था, इसी तरह का सवाल पूछा था, तो जो इसीलिए जो हेड पोजीशन है ना, ये आपको बार बार, जैसे पहले मैंने बताया, जैसे हमारा राइफल के साथ टारगेट के साथ जो अलाइनमेंट है, नेचुरल अलाइनमेंट, ये जैसे बार बार चेक करना है, वैसे ये भी एक चीज है। दो अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक साइड फ्रंट साइड का जो अलाइनमेंट है वो साइड अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, और टारगेट के साथ का जो राइफल का अलाइनमेंट। तो ये जो बैक साइड अलाइनमेंट, आप क्लोज योर, एक बार जब आप पोजीशन लेते हो चिक पीस पे, क्लोज योर आईज एंड टेक पोजीशन। जब आपको अच्छा लगेगा कि ये कंफर्टेबल है, मुझे मेरा सर आराम से यहाँ रुक रहा है, फिर ओपन योर आईज एंड चेक कि आपका साइड अलाइनमेंट कैसा है, बैक साइड फोर साइड। ओके, अगर वो पूरा सेंटर है, इसका मतलब आपका हेड पोजीशन सही है। बट ये 4-5 बार आपको वो करके देखना है, और उसके बाद आपको फिक्स करना है इसको।
ओके मैम, क्योंकि मैम प्रोन पोजीशन में जब ब्रीथ लेते हैं तो मूवमेंट मैम चिक का भी थोड़ा इसके साथ में जाता है मैम। नहीं, तो तो फिर उसमें आप गलत ब्रीदिंग कर रहे हो इसका मतलब। सी, एक तो शूटिंग में ब्रीदिंग है जो बेली ब्रीदिंग होती है, ओके। जी मैम। ये चेस्ट से ब्रीदिंग नहीं होती, पेट से जी ब्रीदिंग जी होती है, जी ताकि जी, आपकी बिल्कुल। अपर बॉडी की मूवमेंट मिनिमम हो, ठीक है। ओके मैम। ब्रीदिंग के साथ चीक हिलना नहीं चाहिए। आपका पोजीशन सिर्फ वो एकदम पूरा पोजीशन हिलता है, पूरा जी मैम, मतलब। पूरा पोजीशन हिलता है। हाँ, लेकिन फिर यहाँ क्यों चेंज होता है, इसका चिक मतलब नहीं हिल क्या? रही मैम, पूरा पोजीशन हिल रहा है, तो उस वजह से तो नहीं है, क्योंकि जैसे 10.8 में बंदा खेल रहा है, लेकिन लेकिन वो ठीक है, 10.1 10.2 में आ जाता है मैम। नहीं ऐसी बात नहीं है। वो पोजीशन हिलता है, पोजीशन हिल रहा है, लेकिन आपका हेड तो नहीं, सर तो नहीं जी हिल रहा है ना। जी जी जी। अगर आपका इसके साथ ब्रीदिंग के साथ सिर्फ बैरल हिलना चाहिए और कुछ नहीं जी हिलता, और कुछ ओके। ओके मैम। अगर वो, हाँ, अगर उसके साथ आपकी अगर शॉट के बाद साइट कट रही है, इसका मतलब आपने जो साइट अलाइनमेंट पहले जो अलाइन किया हुआ है साइट, वही हाँ जी। ठीक नहीं। कई बार क्या करते हैं हम, पोजीशन लेके हम हल्का सा ऐसे करके हम एडजस्ट कर लेते हैं, और वही दिक्कत करता है चीज बाद में, ओके। ओके, थैंक यू। मैम .22 का एम्यूनेशन हम स्टोर कैसे करते हैं? एक तो .22 का एम्यूनेशन जो बुलेट है, या तो सीधा, मतलब वो बुलेट सीधा रहना चाहिए, या तो ऐसे लटका के जैसे बॉक्स में आता है ना वैसे रखो, या उल्टा रखो, जैसे एम्प्टी केस के ऊपर ऐसे आड़ा बुलेट, सपोज ये उसका क्राउन है और ये एम्प्टी है, ऐसे कभी भी स्टोर नहीं करना चाहिए उसको। या तो ऐसे रखो या ऐसे रखो। तो ये बॉक्स रखते वक्त, या मतलब बहुत लंबे टाइम तक अगर आपके पास वो एम्यूनेशन रहने वाला है, तो स्टोर करते वक्त इस चीज का ख्याल आपको जरूर करना है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक अगर आपका एम्यूनेशन ऐसा है तो वो तो उसका जो क्राउन है, इट इज वो तो लूजली उस पे अटैच्ड है ना, टाइटली नहीं है अटैच्ड, क्योंकि उसको निकलना है कुछ देर बाद, मतलब जब वो ब्लास्ट होता है उसको निकलना है। तो और अगर हाथ से आप उसको थोड़ा सा हिलाओ तो वो गोल गोल हिल भी जाता है, तो इसका मतलब वो लूजली अटैच्ड है। तो जितना ज्यादा टाइम ऐसे रहेगा, वो अपना सेंटर छोड़ देता है। इसलिए एम्यूनेशन कभी भी ऐसे मत रखो, या तो ऐसे रखो डब्बा, या ऐसे रखो बुलेट सीधी खड़ी हो। और उसको ऑफकोर्स ड्राई, और मतलब एयर कंडीशन जगह पे और ड्राई जगह पे रखो, जहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी ना हो। और गर्मी में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं बार बार, इवन फॉर दैट मैटर वेपन्स ऑल्सो, आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो जहाँ बहुत तेज गर्मी सर्दी दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है, तो आप जो लोग गाड़ियों के डिक्की में एम्यूनेशन छोड़ के चले जाते हैं, या वेपन छोड़ के आप चले जाते हो, और धूप में गाड़ी खड़ी है कितनी देर तक, बिल्कुल गलत है। एम्यूनेशन तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और ऐसे ऐसे रखा हुआ एम्यूनेशन आपको दोबारा मैच के लिए यूज भी नहीं करना चाहिए। मैम जो ब्लाइंडर और वाइजर हम लोग यूज करते हैं, वो किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं? लाइक उसको आई पे लगाना ठीक है, या राइफल की बैक साइड पे लगाना, क्या मतलब किस किस तरीके से हम? तो इट्स पर्सनल चॉइस है, आपको क्या कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। कई सारे हैं जो ब्लाइंडर वो चश्मे के साथ यहाँ लगाते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं साइड पे ब्लाइंडर, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये पर्सनल चॉइस है, उसका कोई ऐसे। मैम जो वाइजर जो काट के रखते हैं, जैसे वो बैक साइड पर टच ना हो, वो बेटर ठीक है, या उसके बिना भी किया जा सकता है? मतलब इसके बिना जो वाइजर बीच में से कट करके रखते हैं प्रोन पोजीशन में, कि वो उससे बैक साइड से टच ना हो वाइजर जो है, हाँ, तो वो काट के ही यूज करना है पॉसिबल, या वैसे भी कर सकते हैं वाइजर को यूज बिना कट करे? बट बिना कट करे तो कट इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं पे टच करता है ना। तो अगर बिना टच करे करे आप यूज कर सकते हो, और काटने की जरूरत नहीं है। प्रोन के लिए कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस है क्या मैम, प्रोन पोजीशन के लिए? वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइफल शूटिंग में
हम एक्सरसाइज को, फिजिकल फिटनेस को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, बट एक जनरली फिट बॉडी होना ये प्रोन के लिए भी जरूरी है, नीलिंग के लिए भी जरूरी है और स्टैंडिंग के लिए भी। बट स्टैंडिंग और नीलिंग में आपको कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बट प्रोन पोजीशन में आपको शोल्डर्स और आपके ये जो दोनों ही आर्म्स में ज्यादा ताकत चाहिए। तो अगर आप सिर्फ प्रोन शूटिंग करते हो या ऐसा है तो जनरल बॉडी की तो फिटनेस आप करो ही, बट उसके साथ साथ आप थोड़ा सा अपने आर्म्स पे और शोल्डर पे ज्यादा थोड़ा मेहनत करोगे तो आपको फायदा होगा। ओके मैडम, मैम लेग प्रोन के पोजीशन में लेफ्ट लेग का भी कुछ पोजीशन होता है क्या, मतलब टो पे रखने का है कुछ, मतलब एज सच तो ऐसा कोई उसका रूल या कोई ऐसे थंब रूल नहीं है, बट लोअर बॉडी को प्रोन पोजीशन में लोअर बॉडी आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि प्रोन हालांकि प्रोन बहुत स्टेबल है पोजीशन, लोअर बॉडी अगर हमारा पूरी तरह से रिलैक्स्ड और स्टेबल नहीं है, स्टेबल मतलब क्या है, हम किसी भी जगह किसी भी पोजीशन में लगातार बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह सकते, इसलिए हम सोते भी हैं तो कुछ देर बाद हमें करवट बदलनी पड़ती है, बिकॉज द मसल्स गेट अनकंफर्टेबल। सो वैसे ही अब हमारा जो लोअर बॉडी है, क्योंकि बिकॉज इट इज अटैच टू अपर बॉडी, तो उसमें कोई भी डिस्कम्फर्ट है तो फिर आपके अपर बॉडी के प्रोन में, हालांकि अपर बॉडी ही यूज होती है ज्यादा, लोअर बॉडी में अगर डिस्कम्फर्ट है तो आपके वो शॉट को डेफिनेटली वो असर करता है, और लेफ्ट और राइट लेग की पोजीशन भी आपके शोल्डर प्रेशर पे अफेक्ट करती है। इसलिए लेफ्ट लेग पूरा स्ट्रेच कर, आप जब लेट जाते हो पोजीशन लेके, जब सब सेट हो गया, लोअर बॉडी को हल्का सा उठा के स्ट्रेच करो अच्छे से और फिर उसको छोड़ दो, तो वो अपनी जगह पे वहीं पे रह जाता है। तो पूरा टाइम जब तक आप शॉट चला रहे हो फिर वो हिलेगा नहीं। तो ये करना बहुत जरूरी है कि लोअर बॉडी आपका अच्छे से स्ट्रेच्ड और फिक्स्ड स्टेडी होनी चाहिए लोअर बॉडी। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू। अभी मुझे टाइम हो गया, बाकी सवाल हम कर लेते हैं क्योंकि मुझे ना थोड़ा बाहर भी जाना है। हाँ नहीं, हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच मैम। मैम जय हिंद। जय हिंद मैम। थैंक यू मैम। जय हिंद मैम। कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 9:20। ओके मैम। 9:20 एंट्री है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके मैम।